तो आप लिखिए इसमें पहला क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यही बताया था ना, एडिशन शो नहीं करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है। एडिशन शो नहीं करता, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है। तो आप देखो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या क्या है। पहली रिएक्शन क्या है, इसको बोलते हैं हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन। दूसरा है, इसको बोलते हैं, पहला हेलोजिनेशन, दूसरा होता है नाइट्रेशन। क्या होता है, नाइट्रेशन। तीसरा, तीसरा क्या है, इसको बोलते हैं नाइट्रेशन। इसके बाद क्या होता है, सल्फोनेशन। क्या बोलते हैं इसको, सल्फोनेशन। डी पार्ट क्या है, इसको बोलते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या बोलते हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और ई पार्ट क्या है, इसको बोलते हैं एसाइलेशन। फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। आपको बताया था एडिशन रिएक्शन बेंजीन शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, तो देखिए क्यों नहीं करता, क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। तो एरोमेटिसिटी रहने से स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है, इसीलिए बेंजीन नॉर्मल कंडीशन में एडिशन शो नहीं करता है। क्या करता है, ये सब्स्टिट्यूशन कराएगा, और वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, और वो इलेक्ट्रोफाइल भी पूछा जाता है। तो आप देखो कौन कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है। यहाँ देखो ये ई प्लस है, हेलोजनेशन में एक्स प्लस होता है। ये पूछा गया सवाल है कई बार कि हेलोजनेशन के दौरान क्या इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो एक्स प्लस होता है, वो एक्स प्लस क्या क्या हो सकता है, सी एल प्लस हो सकता है, बी आर प्लस हो सकता है, ज्यादातर यही होते हैं। अगला देखो, नाइट्रेशन में जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है ना, वो आपको पता होगा, इसमें NO2 होता है। क्या होता है, NO2 प्लस। पूछा जाता है कि ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। अब बताओ अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या लिखा जाएगा, NO2 प्लस। यह आ जाइए, इसका बताइए, सल्फोनेशन के दौरान क्या होगा, क्या बनेगा, SO3, ओनली SO3। यहाँ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में R प्लस बनता है। क्या बनता है, R प्लस। इसी को क्या बोलते हैं, कार्बोकीटैन। क्या बोलते हैं, कार्बोकीटैन। क्या बोलते हैं, कार्बोकीटैन। इधर देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इसमें बनता है एसाइल कीटैन, RCO प्लस। RCO प्लस, इसको क्या बोला जाता है, एसाइल कीटैन। क्या बोला जाता है, एसाइल कीटैन। एसाइल कीटैन, क्या बोला जाता है, एसाइल कीटैन। चलो, कीटैन जब बनेगा ना, ये रीअरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं इसमें, तो कार्बोटैन जब भी बनता है, यहां पर बोला जाता है कैन बी रीअरेंज्ड। क्या बोला जाता है, कैन बी रीअरेंज्ड। कैन बी री
अरेंज, कार्बोकेटायन बनेगा रीअरेंज हो जाएगा, बनेगा रीअरेंज हो जाएगा। तो आप देखो हेलोजनेशन के लिए क्या क्या रिएजेंट होता। पहला सवाल ये कि बेंजीन में क्या हो सकता था, आप कहोगे एडिशन नहीं हो सकता, तीन तीन डबल बॉन्ड रख के भी, तीन तीन डबल बॉन्ड होके भी एडिशन क्यों नहीं करता है? तो आपको बताया था कल एरोमेटिसिटी चली जाएगी, इसलिए जल्दी एडिशन नहीं करता। तो बोला कि क्या कर सकता है, तो बताया उसने हाइड्रोजन जो बाहर बाहर 6 लगे हैं वो आप रिप्लेस करवा दो, उसी बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो कौन रिप्लेस करवाता है? इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरी पड़ी है, इसीलिए कोई इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होकर आता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होकर आएगा, फिर वो थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए एडिशन करता है, लेकिन बाद में आप देखोगे एट द एंड ऑफ रिएक्शन तो बोला जाएगा कि उसने हाइड्रोजन हटवाया। ऐसा नहीं हाइड्रोजन निकल गया वहां इलेक्ट्रोफाइल आ गया, ऐसा नहीं होता, 2 स्टेप का प्रोसेस है। अभी मैकेनिज्म में आप देखोगे शॉर्ट टाइम के लिए एरोमेटिसिटी जाती है लेकिन वापस भी आ जाती है शॉर्ट टाइम के लिए, नहीं तो ये वाली रिएक्शन परफॉर्म ही नहीं हो पाएगी। तो उसको एट द एंड माना नहीं जाता कि एडिशन हुआ था कभी, उसमें बोला था सब्स्टिट्यूशन हुआ है। तो आप देखो एक एक करके भाई आपको लिखना। पहला लिख लो आप हेलोजिनेशन, क्या लिखोगे? हेलोजिनेशन। क्या लिखोगे? हेलोजिनेशन। क्या लिखा जाता है? हेलोजिनेशन। तो आप देखो आप बेंजीन की रिएक्शन कराओगे किसके साथ? एक हेलोजन कैरियर होना चाहिए, इसको रिएक्ट कराते हैं X2 किसके साथ? X2 इन CCl, सॉरी X2 इन FeCl3, X2 इन FeCl3, X2 इन FeCl3, X2 इन FeCl3, या इसी के बदले आप ले सकते हो X2 इन एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, X2 इन एनहाइड्रस AlCl3, या इसी को बोलते हैं X2 इन Fe, ओनली Fe, इसी को हेलोजन कैरियर बोला जाता है। तो यहाँ पर हेलोजनेशन जब आप कराओगे तो ये लिखा जाता है इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, ये लिखा जाता है, बिना उसके रिंग पर रिएक्शन होगी नहीं हेलोजन कैरियर। और एट द एंड अगर आपको पूछा जाएगा ना तो आप उसको बोलोगे काम किसका करता है? कैटलिस्ट का। जैसे यहाँ Cl2 तो रिएजेंट है, Fe क्या है? कैटलिस्ट। FeCl3 क्या है? कैटलिस्ट। एनहाइड्रस AlCl3 क्या है? कैटलिस्ट। तो होता क्या है यहाँ पर, एक हेलोजन आपको लग जाएगा। अभी प्रोडक्ट लिख रहे हैं, अभी मैकेनिज्म बताएंगे कैसे होता है ये पूरा प्रोसेस। क्या होता है यहाँ पर, एक X यहाँ पे लग जाएगा। कहाँ पे लग जाएगा X? आप कहीं भी लगा दो, अभी सारी पोजीशन बराबर मानी जाती है। ये सारी पोजीशंस क्या है? आइडेंटिकल है, बराबर है। तो ये हो गया आपका हेलो बेंजीन। X2 FeCl3, X2 एनहाइड्रस AlCl3, X वहां पे जाके जुड़ गया। साथ में पूछा जाएगा क्या बनेगा, तो आप देखो यहाँ लिख लेना आप क्या बनेगा। यही वाला H हटा है एक, यहाँ का एक H हटा, एक Cl जो आपने X2 लिया था उसी ने HX बनाया होगा, और ये FeCl3 बाद में रिस्टोर हो गया होगा। जो FeCl3 आपने लिया ना वो रिस्टोर हो जाता है। ये प्रोसेस है। अब आपको मैकेनिज्म जानने की, ये प्रोसेस होता कैसे है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको जनरल मैकेनिज्म बता दे रहा हूँ। क्या बता दे रहा हूँ? जनरल मैकेनिज्म। किसका? किसका जनरल मैकेनिज्म बताइए? जनरल मैकेनिज्म ऑफ, जनरल मैकेनिज्म ऑफ किसका? जल्दी बोलिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, ऐसा होगा। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, पहले पहले आप देख लो, फिर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होता है वो बताता हूँ। पहला स्टेप जानते हो क्या होता है?
पहले H2FeX3, इसको आप X3 भी लिख सकते हो क्योंकि FeCl3 FeBr3 कोई भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर Cl स्पेसिफिकली नहीं X3 लिख लो, जिससे जनरल हो जाएगा ये है। तो यहाँ पर HX और यहाँ FeX3 लिख लो, इस चीज का थोड़ा करेक्ट कर लो। ये वो गलत नहीं है, FeX3 एक केस हो जाएगा, जबकि जनरल केस में क्या होता है, हेलोजन कोई भी ले सकते हो। ठीक है, अब आप इसी के मैकेनिज्म सीखो। देखो जनरल मैकेनिज्म इसका, इसी वाले का चलो एक इसी का बता देते हैं क्या होता है। पहले जो आपने Fe लिया है ना और X2 लिया है, Fe और X2 लिया है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं, इससे बनाता है FeX3। ध्यान से समझिए, आपने अगर Cl2Fe लिया है ना तो एट द एंड FeCl3 बनेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा। लेना AlCl3 या FeCl3 होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि FeCl3 नहीं मेरे पास, तो बोला जाता है ठीक है आयरन और हेलोजन मिला दो, अपने आप वो बना लेगा FeCl3। लगता है FeCl3 है या फिर Br3, लेकिन आप आयरन और हेलोजन मिला दोगे तो वो खुद बना लेगा जरूरत पड़ने पर वहां। तो यही होता है। पहले देखो आपने Fe और X2 लिया अगर, तो FeX3 बनेगा। अगर आपने FeX3 डायरेक्ट लिया है तो नहीं लेना पड़ेगा। तो यहाँ FeX3 लिया था ना हमने, तो FeX3 आपको लिया है तो ये वाली रिएक्शन नहीं लिखना पड़ेगा वहां। अगर आप Fe और X2 लेते तो बनना पड़ता। तो यहाँ पर FeX3 आपके पास ऑलरेडी है। देखो क्या क्या है, FeX3 प्रेजेंट है, ये लेविस एसिड का काम करता है। क्या करता है, आप बात समझ गए कि नहीं। Fe और X2 लिया होगा तो FeX3 बनेगा, और FeX3 आपने पहले से लिया है तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। अकेला आयरन X2 से रिएक्ट करता ही करता है, FeX3 बनाता है। और FeX3 क्या है, लेविस एसिड। तो आपने साथ में हेलोजन भी लिया है कि नहीं। तो देखो आपने X2 लिया था, तो ये X2 आकर FeX3 के पास FeX3 आता है इसके पास, और ये बताता है इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, और एक इलेक्ट्रॉन उसको यहाँ से मिल जाए लोन पेयर, तो बोलता है ये Cl के साथ जाएगा लोन पेयर। तो ये Cl के साथ लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, X प्लस बना देता है, और FeX4 ये उसकी मैकेनिज्म आपको बताई जा रही है। अभी मैकेनिज्म के स्टेप स्टार्ट नहीं हुए, अभी रिएक्शन की तैयारी हो रही है। समझो क्या हो रहा है, रिएक्शन की तैयारी चल रही है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, अब स्टेप्स क्रिएट होंगे, स्टार्ट होंगे। यानी अभी मैंने आपको क्या बताया, एक बार फिर से आप जरा देख लो। एडिशन बेंजीन शो नहीं करता है क्योंकि एरोमेटिसिटी चली जाएगी, तो सब्स्टिट्यूशन शो करता है। सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है। बेंजीन पाई इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है उसी को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपको पता है क्या क्या हो सकता है। तो आप इधर देखो ध्यान से, तो हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, ये इसके एग्जांपल्स है। तो बोला गया हेलोजनेशन में क्या इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो इसी को E प्लस बोलते हैं इन जनरल। तो X प्लस होगा, XCl प्लस या Br प्लस होगा, इसी को X प्लस अभी देखो वही बना है। नाइट्रेशन में NO2 प्लस होता है, सल्फोनेशन में ओनली SO3 होता है, ये भी ध्यान रखना, इस पे चार्ज नहीं होता है। ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल के टाइम पे आपको बताया। या देखो फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या है, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन में R प्लस बनता है। केटायन की सारी प्रॉपर्टी यहाँ आपको लगानी पड़ेगी। क्या लगाना पड़ेगा, केटायन की सारी प्रॉपर्टी इस पे फिट बैठेगी, लग जाएगी। तो आप देखो यहाँ केटायन की प्रॉपर्टी मतलब रिंग एक्सपेंशन करा सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट करा सकता है, बनेगा तो। और एसाइल केटायन बनेगा ना RCO प्लस, यहाँ पर ये बैक बॉन्डिंग से इसको लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा होता है। क्या करता है, बैक बॉन्डिंग से इसको इलेक्ट्रॉन पेयर ये प्रोवाइड कर रहा होता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करेगा तो ऐसे में यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होता है, एसाइल केटायन का रीअरेंजमेंट नहीं होता है। एसाइल बन जाएगा तो वही रहेगा, वही जाके अटैक भी करेगा। मतलब ये सब इलेक्ट्रोफाइल से पूछे जाते। तो आपको हेलोजनेशन बताया गया, हेलोजनेशन ये रिएक्शन है, X2FeX3 लेना है, या ये लेना है या ये लेना। आप कहोगे इससे कैसी रिएक्शन हो जाती है, ये दोनों रिएक्ट करके फिर यही बनाते हैं, उसके बाद रिएक्शन होगी। आपको चाहिए FeX3 या AlCl3, आप कहोगे फिर Fe और X2 से कैसे रिएक्शन करा लोगे, तो ये दोनों रिएक्ट करके पहले फिर वही बनाते हैं। अगर आपने ये ले रखा है तो ठीक है, नहीं लिया है तो ये दोनों मिलके फिर वो बनाएंगे, तब रिएक्ट करेंगे। तो आप देखो यहाँ पर जनरल मैकेनिज्म में ये बताया गया, ये इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट हुआ है, और यही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर जाकर पहुंचेगा, जुड़ेगा। कैसे, क्योंकि बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो ये जब बेंजीन रिंग पर आता है ना यहाँ,
तो पाई इलेक्ट्रॉन को पोलराइज करवा देता है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन की अभी स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट है इसे। एक्स प्लस आएगा तो ऐसे में देखो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है, वैसे पोलराइजेशन नहीं होता, लेकिन एक्स प्लस जब आता है ना इसके पास, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और उस पर अभी प्लस चार्ज आ गया है, तो वो आकर इसको बताता है सारी कहानी की पहले ये बहुत इलेक्ट्रॉन रिच है लेकिन अभी गरीब हो गया। तो ऐसे में ये तब ये थोड़े टाइम के लिए इसको जोड़ लेता है, ऐसे आप मान लो। ये एक्स इस पे क्या करता है, ये कुछ टाइम के लिए बेंजीन रिंग उसको जोड़ लेता है, कैसे, पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराकर, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। यहाँ देखो जब ये इधर से इधर जाएगा ना तो इस पर प्लस क्रिएट होगा, ध्यान देखो इस पर प्लस क्रिएट होगा, इस पर माइनस, और ये इसी से इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। शॉर्ट टाइम के लिए पोलराइजेशन बेंजीन में होता है जब ये अप्रोच करके आता है इलेक्ट्रोफाइल, और ये ऐड भी हो जाता है, क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को इसने जोड़ लिया और ये माइनस प्लस खत्म हो गया, यहाँ का प्लस रह गया। ये पहला स्टेप था, पहला स्टेप था, और यही स्लो स्टेप होता है, क्योंकि बेंजीन रिंग जल्दी एरोमेटिसिटी को ब्रेक नहीं करना चाहता। आप समझो इससे ये एक्स प्लस के रिक्वेस्ट से कई बार की ये सोचता चलो इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए इसको दे दो कोई दिक्कत नहीं, तो यही होता है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है। ठीक है, पहला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ता है। अब तो जैसे ही ऐसा होगा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा कि नहीं, क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। समझ पाए, क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक होते ही इसको पता चल जाएगा कि इसने अपनी स्टेबिलिटी घटा ली है, तो ऐसे केस में ये तुरंत क्या करता है, हाइड्रोजन को उसके बदले हाइड्रोजन को हटा के फेंक देता है। मतलब ये देखो नॉन एरोमेटिक हो गया और ई को जोड़ भी चुका है। तो अब ऐसे केस में बेंजीन रिंग के पास एक ऑप्शन होता है कि उस एरोमेटिसिटी को दोबारा वापस कैसे लाया जाए, तो हाइड्रोजन उसके बदले कुर्बान कर दिया जाता है। ऐसे आप मान लो क्या होता है, हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है यहाँ से। यहाँ पर देखो प्लस चार्ज है ना, यहाँ पर, यहाँ हाइड्रोजन भी है, तो अब इसको नहीं निकाला जाता एक्स को, जो ई को, ये ई हमने लिया इलेक्ट्रोफाइल है, वैसे हेलोजन यहाँ एक्स ही आएगा, तो यहाँ आप एक्स ही लिखना है क्योंकि एक्स ही है वो। अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन था, एक्स, यहाँ पर एक्स आ गया है, यहाँ प्लस है, तो ये कहा जाता है कि ये अब एक्स को नहीं निकालेगा, ये इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और हाइड्रोजन को बाहर फेंक देगा। और ये फास्ट स्टेप होता है क्योंकि एरोमेटिसिटी को रिस्टोर फास्ट तरीके से किया जाता है। तो फास्ट स्टेप सेकंड है, वो डिटरमाइनिंग नहीं है। यहाँ से H निकला, इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तो डबल बॉन्ड वापस आ जाएगा और X जुड़ गया। एट द एंड बताओ इन सब का अगर कहा जाए कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन यही है कि H निकला है और X आया, X आया है H निकला है। चाहे जो कुछ भी हुआ इन दोनों को समराइज करके एट द एंड क्या बोला जाता है, बताइए क्या बोला जाता है, क्या, H हटा है और बताइए X आया है उसके बदले H हट गया, तो सब्स्टिट्यूशन ही तो बोला जाएगा। तो यही दो स्टेप है मैकेनिज्म के। अब ये दोबारा से क्या हो गया, अच्छा यहाँ X रहेगा और ये हो गया आपका एरोमेटिक, तो एरोमेटिसिटी इसकी दोबारा आ गई और ये स्टेबल हो गया, रिएक्शन भी हो गई। इसी को फ्रीडल ऐसे इसी को बोलते हैं हेलोजिनेशन। हेलो, इन जनरल हमने एक्स लिया था, बताओ फिर से एक बार बता देता हूँ, ये स्टेप्स नहीं है, पहले ये ध्यान रखना, ये सिर्फ रिएक्शन की शुरुआत हो रही, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है। आपने Cl2 और Fe लिया होगा तो FeCl3 बनेगा, Fe प्लस Br2 लिया होगा FeBr3 बनेगा। अगर आपने ये दोनों नहीं लिया है तो एनहाइड्रस Cl3 लेना, क्योंकि काम सबका एक ही है, Cl2 से HCl को तोड़ के लाना। अच्छा एक चीज और, अब आप कहोगे कि ये जो FeX4 था वो कहाँ गया, FeX4 ही इसका H निकलवाता है एक्चुअल में, इसके एरोमेटिसिटी वापस कौन करवाता है, FeX4। ये भी ध्यान रखना, अब यहाँ माइनस है, ये H खींच लेता है, H यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन देकर, जब H आता है ना तो ये FeX3 रिस्टोर हो जाता है और HX अलग हो जाता है। इसका जो X इसने लिया था वो वापस दे देता है, H के साथ मिलके HX बना लेता है, तो ये रिस्टोर हो जाता है। तो FeX3 रिस्टोर हो गया, तो कैटलिस्ट का काम कर रहा है कि नहीं,
जो कैटलिस्ट होते हैं ना वो रिस्टोर हो जाते हैं, तो ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है FeX3। तो देखो फाइनली फिर से क्या होता है, आपने अगर Cl2 और Fe लिया है तो FeCl3 बनेगा पहले, फिर वो FeCl3 दूसरे Cl2 में से Cl तोड़ लेगा, FeCl4 माइनस बन जाएगा और Cl प्लस जनरेट हो जाएगा, वही इलेक्ट्रोफाइल है। इसके बाद ये 2 स्टेप लगेंगे, ये 2 स्टेप सब में कॉमन रहेंगे। ध्यान से देखो, जब आप नाइट्रेशन कराओगे तो यहाँ NO2 आएगा, सारे स्टेप सेम रहेंगे। जब आप सल्फोनेशन कराओगे तो यहाँ SO3 आएगा, इसके बदले SO3 आएगा, उस पर अटैक होगा, फिर एरोमेटिसिटी वापस आएगी। अगर आप फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन कराओगे तो X के बदले R प्लस आएगा, कीटायन आएगा स्टेबल होके, फिर ये उस पर जुड़ जाएगा। अगर आप एसाइलेशन कराओगे तो RCO प्लस आएगा। तो सबकी ये यही मैकेनिज्म सब में रहेगी। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, इसके बाद आएगा बेंजीन पे जुड़ जाएगा, फिर बेंजीन को पता चलेगा उसने गलती कर दिया, उसका एरोमेटिसिटी चला गया, वो दोबारा से हाइड्रोजन को निकाल के फेंक देता है, फिर से एरोमेटिक हो जाता है। यही सब में बस इलेक्ट्रोफाइल बदलेगा। हेलोजनेशन में X प्लस रहेगा इलेक्ट्रोफाइल E प्लस के बदले, नाइट्रेशन में NO2 प्लस रहेगा, प्रोसेस दोनों यही रहेगा। ठीक है, तो देखो ये इसके मैकेनिज्म में पहला स्टेप क्या है, रेट डिटरमाइनिंग, क्योंकि उस पर एरोमेटिसिटी लूज हो रही है इसलिए बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होता है। अब आप इसके क्वेश्चंस देखिए, क्या करना है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा इसका आंसर बताना आप। ये पीछे भी बताया था, CaC2 को हाइड्रोलाइज किया है, एक गैस A पाया है, इसको रेड हॉट ट्यूब में पास किया है, B पाया है। अब इसको हमने Br2 इन FeBr3 से रिएक्ट, FeCl3 या FeBr3 से रिएक्ट कराया, इससे C पाया। और आप फिर से क्या करो, C को Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्ट कराओ, तो इससे बना है D। और आपको ये सब बताना आसान है, बना पाओगे तो आप बनाओ। चलिए इधर देखिए, CaC2 में क्या होगा, यहाँ आएगा CS ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर वो तो रेड हॉट ट्यूब में पास करके क्या बनाओगे हम, बेंजीन बनाओगे। फिर वो तो FeBr3 से क्या बनाओगे हम, क्या बनाओगे आप, ब्रोमो बेंजीन। यहाँ पर आएगा Br, क्या आएगा Br, यहाँ देखो एनहाइड्रस Cl3। अब ध्यान से सुनो, हेलोजन्स के लिए मैंने आपको बताया था ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं और रिंग डीएक्टिवेटर, तो वो रूल आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। फिर से लिख लो, आप लिख लो हेलोजन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। हेलोजन्स आर, हेलोजन्स में भी कौन कौन, Cl एंड Br, यही दोनों लिए ही जाएंगे, फ्लोरीन नहीं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स एंड रिंग डीएक्टिवेटर्स। एंड रिंग डीएक्टिवेटर्स, हेलोजन Cl Br are ortho para directors and ring deactivators। रिंग डीएक्टिवेटर्स। तो अब बताओ, यहाँ पर ब्रोमीन लग गया है, तो आगे आने वाले टाइम में Cl आएगा, Cl कहाँ आएगा, ऑर्थो और पैरा पर आएगा। लेकिन आपको बताया था जब एक ही लिखना हो तो मेजर प्रोडक्ट लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, मेजर। और बताओ मेजर प्रोडक्ट कौन सा, पैरा वाला होगा, ऑर्थो नहीं, पैरा, रिपल्सन की वजह से तो Br होगा, और यहाँ पर पैरा पोजीशन पर Cl आ जाएगा। ठीक है, हेलोजन्स क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स।
ठीक है, तो ये था आपका हेलोजिनेशन। क्या था? हेलोजन लग जाएगा, फिर से हेलोजन लगाओगे तो क्या होगा? तब उसके हिसाब से, जब तक बेंजीन में कोई नहीं लगा होता है तब तक आप कहीं भी किसी को जोड़ दो, लेकिन जब कोई जुड़ जाएगा ना तो सारी पोजीशन उसके कंट्रोल में आ जाती है। तब वो डिसाइड करेगा कि कौन आ रहा है, किसको कहाँ जाना है। अगर वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है, डायरेक्टर मतलब हो गया आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पर पोजीशन करता है, कहाँ पर वेलकम करता है उसको, ऑर्थो पोजीशन पर कि पैरा पोजीशन पर या मेटा पर, उसी को बोलते हैं डायरेक्टर, कि वो कहाँ पर बुलाएगा उसको। तो हेलोजन्स क्या होते हैं? ऑर्थोपैरा डायरेक्टर, लेकिन रिंग डीएक्टिवेटर होते हैं। रिंग डीएक्टिवेटर का मतलब भी समझ लो, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन कई बार आते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपसे कहा जाए बेंजीन और क्लोरोबेंजीन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, हाँ, इसको जो आपने रिंग डीएक्टिवेटर लिखा है ना उसको एक्सप्लेन यही कर दे रहा हूं जिससे आगे आपको दिक्कत ना है। बिटवीन बेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन, ये पूछा जाता है, बेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन, बिटवीन बेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन, देखिए विच इज मोर रिएक्टिव, which is more reactive, which is more reactive towards electrophilic, towards electrophilic substitution, towards electrophilic substitution। बताओ कौन सा? रिंग डीएक्टिवेटर लिखा है ना साथ में, तो डीएक्टिवेटर मतलब वो सीएल क्या करता है, उसकी एक्टिविटी को घटा देता है। सीएल बीआर क्या करते हैं? डीएक्टिवेट कर देते हैं, मतलब एक्टिविटी को घटा दिया टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसलिए बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसलिए आंसर क्या लिखोगे आप? बेंजीन। उसका मतलब ही तो ये रिंग डीएक्टिवेटर मतलब क्या, उसकी एक्टिविटी कम कर दिया उसने। हेलोजन लगने के बाद डीएक्टिवेट करता है, डीएक्टिवेट किस में करता है? इसी वाली रिएक्शन को स्लो डाउन कर देगा। तो इसलिए आंसर क्या आएगा? बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव है ओवर क्लोरोबेंजीन। समझ पाए कि नहीं? रिंग डीएक्टिवेटर का मतलब ऐसा नहीं, याद कर लो बस भूल जाओ। इसी रिएक्शन के प्रति रिएक्शन का रेट आगे फिर से कराओगे ना, अगर बेंजीन और क्लोरोबेंजीन दोनों का हेलोजनेशन कराओ तो बेंजीन में कुछ नहीं लगा है, वो तेजी से रिएक्ट करेगा, लेकिन जब एक सीएल लग जाएगा तो वो उसको डीएक्टिवेट करता रहेगा, तो स्लो उसी सेम रिएक्शन का रेट घट जाएगा। इसमें ये ज्यादा स्टेबल है, ये क्योंकि ये पोलर है, ये नॉन पोलर है। ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट लेस रिएक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पर तो ये डीएक्टिवेटर ग्रुप लग गया ना, स्टेबिलिटी से हमेशा चेक नहीं किया जाता है, वो सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल में किया जाता है। जहां पोलरिटी आ जाती है तो वहां पर स्टेबिलिटी नहीं देखा जाता। फिर यहाँ पर देखो ये पोलर है और ये नॉन पोलर है, तो पोलर होगा तो इसमें ये रिएक्टिव ज्यादा, यानी पोलर होगा तो कैसे, यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर से आप स्टेबिलिटी का डिसीजन नहीं लोगे हर जगह। ऐसा नहीं कि पोलर है तो ज्यादा स्टेबल होगा, नॉन पोलर है तो लेस स्टेबल होगा। जैसे डायमंड हो गया, नॉन पोलर है बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। फिर आता है NaCl और KCl में आएगा तो वहां पर आप आयनिक कैरेक्टर कंपेयर करते हो। यहां पर Cl ग्रुप लगा है तो आप कहोगे Cl का नेचर कैसा है? डीएक्टिवेटर। क्या है? डीएक्टिवेटर। तो बेंजीन की रिएक्टिविटी को क्या करेगा? डीएक्टिवेट कर देगा। तो ऐसे केस में आप कहोगे ये लेस रिएक्टिव होगा, ये मोर रिएक्टिव होगा। अच्छा, तो अगर एक Cl और लग जाए तो एक Cl और लगेगा तो एक और डीएक्टिवेटर आ जाएगा। अच्छा, तो इससे ज्यादा डीएक्टिवेटर बड़ा NO2 होता है, इससे Cl से ज्यादा डीएक्टिवेट NO2 करेगा, वो तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो उसमें रिएक्टिविटी और घट जाएगी। तो अगर इसे मान लो NO2 लगा दें तो बना लोगे। और अगर बताओ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया तो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर और बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल और जल्दी अट्रैक्ट होकर रहेगा। यानी एक्चुअल में देखो प्रोसेस क्या है, बेंजीन रिंग को, एक बेंजीन रिंग है उसको इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट करके लाना, तो अभी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्ट करके लाता है,
जब आप Cl लगा दोगे तो Cl क्या करता है? Cl बताओ, इलेक्ट्रॉन देता भी है और खींचता भी है। और अभी पीछे बताया था नेट में क्या करता है? खींचता है। तो रिंग के अंदर उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाई कि बढ़ाई? घटाई। तो नेगेटिव चार्ज कम हुआ कि बढ़ा? कम हुआ। तो ई प्लस का अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, कम लगेगा? कम लगेगा, इसलिए ई प्लस आने में देरी करेगा, इसलिए रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। अब आपने NO2 लगा दिया बेंजीन ने, क्या लगा दिया? NO2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम कर देगा। तो अब जो ई प्लस पाई इलेक्ट्रॉन को देख के भाग के आता था ना अट्रैक्ट होके, अब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी बची नहीं है, तो इलेक्ट्रोफाइल और देर में आएगा। एक्चुअली अट्रैक्शन ही सब कुछ है। रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का अट्रैक्शन इलेक्ट्रोफाइल पर कितना लग रहा है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल अभी पीछे आपने देखा, यहां से देख लो, ये इलेक्ट्रोफाइल जो आता था ना इधर, बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा नजदीक तभी तो रिएक्ट करेगा। तो इसको नजदीक लाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका पॉजिटिव, एक्चुअली वही इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का माइनस चार्ज और ई का प्लस चार्ज ये अट्रैक्शन फील करता है, तो ये भाग के आता है इधर। जब आता है तो अटैक करता है फिर, क्योंकि यही स्लो स्टेप है, तो जल्दी आ जाएगा, जल्दी जुड़ जाएगा तो जल्दी हो जाएगा, तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, फास्ट रेट हो जाएगा। अगर ये आए ही ना, तो जो अट्रैक्शन इनके बीच लग रहा था ना, वो आपने स्लो डाउन कर दिया। कैसे कर दिया जानते हो? आपने इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बाहर फेंक दिया, Cl लगा दिया। यहाँ Cl लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकना शुरू करेगा। तो जब बाहर फेंकेगा तो इनके बीच अट्रैक्शन घट जाएगा, अट्रैक्शन घटेगा तो धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा तो देर लग जाएगी, देर लगेगी तो उसी बोलेगा रेट स्लो हो गया। और आप NO2 लगा दो इसी में, NO2 लगाओगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा खींच के बाहर फेंक देगा। और अगर पाई इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिया तो अब माइनस और कम हो गया, तो कहेगा कैसे होगा, अट्रैक्शन ही ज्यादा नहीं, तो और ज्यादा देर में आएगा, उससे रेट और स्लो हो जाएगा। तो जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे रिंग के अंदर, बाहर इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, इलेक्ट्रोफाइल आने में उतनी देर लगाएगा, क्योंकि उसको अट्रैक्शन नहीं मिल पाएगा, तो उसी रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर बेंजीन में आपसे पूछा जाएगा, अगर मैं माइनस आई इफेक्ट वाला लगा रहा हूं तो क्या होगा? अच्छा बताओ, अगर आपने प्लस एम या प्लस आई लगा दिया तो तब बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और रेट भी बढ़ जाएगा। जैसे देखो, ये एक बेंजीन लगा दिया है, ये एग्जाम में आया कई बार। दूसरा देखो, यहाँ पर हमने Cl लगा दिया है। तीसरा देखो, हमने यहाँ पर CH3 लगा दिया है। फोर्थ देखो, हमने यहाँ पर CH2CH3 लगा दिया है। और देखो अगला यहाँ पर क्या लगा दिया है? CH CH3 और CH3। और देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? CH3 CH3 और इधर क्या है? CH3। ठीक है, और यहाँ पर और भी लगा रहे हैं, इनका आप बताओ। चलो पहले इतने का बता दो, फिर दूसरे क्वेश्चन में लाएंगे। NO2 और ये सब दूसरे में लाया जाएगा। आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अरेंज करोगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो बोला जाएगा इसमें मोस्ट रिएक्टिव कौन है। कितने लोगों का लास्ट आ रहा? हाथ उठाइए, जल्दी बोलो। टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बताओ लास्ट आ रहा है? कितने लोगों का लास्ट है? सबका गलत है। क्या है? जान तो कैसे? सबसे ज्यादा बताओ कौन सा होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बताओ। 6 कितने लोगों ने बताया था अभी? क्या देखकर आपने बताया? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट तब लगता है जब हाइपर बराबर हो जाता है। यहाँ पर 3 हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो लास्ट वाला कैसे हो जाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन बोला था ना, इंडक्टिव और हाइपर में किसको प्रेफर किया जाता है? हाइपर को। तो यहाँ पर कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है? 3, तो उसी को मेजर किया जाएगा, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव थर्ड होगा। कौन सा होगा? अच्छा, तो ये बेंजीन है, इसमें कुछ नहीं लगा है, और रिएक्शन कौन सी करानी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आप बताओ Cl क्या कर रहा है, एक्टिवेट या डीएक्टिवेट?
डीएक्टिवेट। इन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? बेंजीन। अब बताओ इनमें इनमें बेंजीन में और इसमें, इसमें ये 3 हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा रहा है, ये खींच रहा था ना, ये बढ़ा रहा है, और 3 हाइपर कॉन्जुगेशन से बढ़ा रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोफाइल और जल्दी आ जाएगा। यहाँ बताओ, यहाँ पर 2 अल्फा एच है, इंडक्टिव नहीं देखना है, 2 अल्फा एच है, यहाँ पर कितना अल्फा एच? 1। यहाँ पर कितने अल्फा एच? 0। ये एग्जाम में आया और सारी जनता ने यही किया था, यही यही किया था, हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर भूल जाते सब आकर, जबकि इसका आंसर क्या है? टोलुइन। टोलुइन में इन सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा अगर आप कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराओ, चाहे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन या हेलोजिनेशन, सब सबसे ज्यादा रेट इसमें होगा। अब बताओ लीस्ट रेट कहाँ होगा? हाँ, सब आंसर है बताओ। सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद, इसके बाद बोलिए। हाँ, सिक्स्थ होगा। इसके बाद, इसके बाद फिफ्थ आएगा। कैसे? क्योंकि अल्फा एच कम है। उसके बाद फोर्थ आएगा, और सबसे ज्यादा थर्ड। ये किसकी रिएक्टिविटी है? टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक। अभी मान लो अगर यही न्यूक्लियोफिलिक लिखा होता तो, हाँ ये बात ध्यान रखना, न्यूक्लियोफिलिक सबसे लास्ट में आप बेंजीन का पढ़ोगे, ऐसा नहीं आर बोलते उसी को, हेलो एल्केन में। तो आप देखो यहाँ पर ये ऑर्डर है किसके प्रति? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब क्या होता है, कई बार सवाल ये आता है ना, बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक बताओ, क्या आता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताओ। तो यहाँ पर आएगा थर्ड, थर्ड के बाद क्या होगा? फोर्थ। उसके बाद क्या होगा? फिफ्थ होगा। उसके बाद क्या होगा? सिक्स होगा। उसके बाद क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। उसके बाद क्या आएगा? सेकंड आएगा। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक का इसका उल्टा हो जाएगा। एक सवाल हो गया ये, एक और दे रहे हैं, उसका आंसर बताओ। उसमें NO2 और ये सब भी लगेगा, और ज्यादातर सवाल देखो यही पूछा जाता है। बाकी हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, सब एक जैसा है, सब कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना फेमस है कि सबको आता है। ये वाले क्वेश्चन, ये सवाल पूछे थे आपको, 4-5 लिखा जाएगा, पूछा जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक। और जानते हो क्या, न्यूक्लियोफिलिक आ गया ना तो इलेक्ट्रोफिलिक वाले का उल्टा होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज हुए एग्जाम में, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए आपको बेसिक से पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक में इलेक्ट्रोफाइल आता है, तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे आता है? न्यूक्लियस पीएच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अट्रैक्शन से आता है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाओगे तो जल्दी अट्रैक्ट होकर आएगा, और अभी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल में उसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे इसको आप समझ पाओगे बेसिक से, 0 लेवल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ई प्लस आएगा। ई प्लस में तो अट्रैक्ट किसके द्वारा होगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, नेगेटिव चार्ज से। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेंजीन रिंग में पहले से है, अगर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया है जो इनसाइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, तो ऐसे में नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो ई प्लस को अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा, तो वो तेजी से आकर जुड़ेगा, तो रेट बढ़ जाएगा। और अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया, फिर रिंग का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया, अब इलेक्ट्रोफाइल उतना इंटरेस्टेड ही नहीं है, रेट स्लो हो जाएगा। तो वही है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का आ जाएगा, तो ऐसे में आप न्यूक्लियोफाइल का उल्टा कर देना। चलो अब अगला, इसी का दूसरा सवाल देखो, इसका आप आंसर बताओ। एक तो बेंजीन है, बेंजीन का ही कंपैरिजन किया जाता है। दूसरा है नाइट्रोबेंजीन। बताओ नाइट्रो ग्रुप क्या करता है? नाइट्रो ग्रुप क्या करता है? रेट कम कर देता है। अब आपको समझ आ गया होगा रेट कहाँ से कम करता है। बताओ कैसे कम करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर फेंक देता है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अब उतनी स्पीड से नहीं आएगा जितना स्पीड से पहले आता था।
वो क्या बताएगा, वो कहेगा इलेक्ट्रॉन कम कर दिया आपने तो अट्रैक्शन ही नहीं मिल रहा उसको। यहाँ पर आप देखो क्या है, 2 NO2 लगा है, एक यहाँ एक यहाँ, यहाँ पर 3 NO2 लगा है। क्या लगा है, 3 3 NO2, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, और साथ में इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर एक्टिविटी पूछा जा रहा है। टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बताओ इनका ऑर्डर। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। तो अब बताओ यहाँ पर ए, ए बी क्या हो गया, बी की रिएक्टिविटी बढ़ी है घटी है, इसका, इसका और घट गया, इसका बताओ और ज्यादा घट गया। तो ऐसे में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या लिखा जाएगा, बताओ लीस्ट रिएक्टिव कौन है, डी, उससे ज्यादा सी, उससे ज्यादा बी, मोस्ट रिएक्टिव होगा ए, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलिए एक और लिखिए। मैकेनिज्म कॉमन है, इसलिए अब आगे आपको दिक्कत नहीं है कि हाँ यही वाले आते, ये पहले आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। बेंजीन लिखा है, क्लोरोबेंजीन लिखा है, OH लिखा है, सॉरी OCH3 लिखा है, और NH2 लिखा है। आपको बताना है इसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव है। चलो ये है, इनको अरेंज करना है, ये 4 है ना, एक NO2 भी लगा लो। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, यहाँ पर क्या लगेगा, चलिए बताइए। तो आप देखो ये हो गया ना, सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन निकलेगा, बोलो लीस्ट रिएक्टिव, सी, सी कैसे, ई होगा, इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया है NO2 ने, इसने दिया है इलेक्ट्रॉन, इसने लोन पेयर डोनेट किया है। यहाँ पर सीएल रिंग डीएक्टिवेटर में माना काउंट होता है, देता इलेक्ट्रॉन है लेकिन खींचता भी है, ये कुछ नहीं कर रहा है यहाँ। तो आंसर बताओ, सबसे लीस्ट ई, ठीक है, उसके बाद बी, उसके बाद उसके बाद बताओ ए, उसके बाद डी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव सी होगा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन और एग्जैक्ट रेजोनेंस में, बताओ इंडक्टिव और हाइपर में कौन जीतता है, हाइपर, लेकिन हाइपर और एग्जैक्ट रेजोनेंस में, प्लस एम में मेजोमेरिक जीतता है, तो इसलिए इसका मेजोमेरिक जीतेगा इसके ऊपर।
NO2 कहाँ पर लोन पेयर है? Cl में है, Cl डोनेट करता है तभी तो है एर्थो पैरा डायरेक्टर। माइनस आई डोमिनेटिंग होता है तो इसलिए डीएक्टिवेट करता है, इसीलिए तो डीएक्टिवेटर होता है। अभी यही तो सुबह से बता रहे हैं हम लोगों को। तो अब देखो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ये हो गया आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, बेंजीन एडिशन शो नहीं करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि अगर वो एडिशन कराएगा तो उसकी एरोमेटिसिटी चली जाएगी, जिससे वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवाता है। दो स्टेप में होता है हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट। पहले इलेक्ट्रोफाइल आकर शॉर्ट टाइम के लिए जुड़ता है, इसके बाद एच निकल के फिर से एरोमेटिसिटी वापस आती है, एच निकल आ जाता है। तो यही दो स्टेप का प्रोसेस है। और अब आप कहोगे शुरुआत वाला स्टेप क्या था? फिर वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन था। क्या था? इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन। जब बनेगा तभी जाके अटैच होगा, जुड़ेगा। तो अब इसमें पूछा जाता है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर बता दो। रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में क्या बताया गया, अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल आप लाओगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाओगे तो नहीं आएगा, या धीरे धीरे आएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? रिएक्टिविटी को स्लो डाउन कर देगा। और इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगाओगे तो बढ़ा देगा। इलेक्ट्रोफिलिक का गया, न्यूक्लियोफिलिक होगा तो इसी का उल्टा कर देगा। क्या करोगे? इसी का उल्टा। अच्छा, तो अगर यही ऑर्डर बोला गया होता न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का बताओ, तब ये मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, इसका भी उल्टा हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसमें इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक दोनों याद नहीं कर पाओगे, एक इलेक्ट्रोफिलिक वाला आप समझ पाओगे, उसी से दूसरा भी आएगा। चलो अब दूसरा लिखते हैं, नाइट्रेशन। क्या लिखते हैं? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। किसके साथ रिएक्शन होती है? रिएक्शन विद मिक्स्ड एसिड, इसको बोलते हैं मिक्स्ड एसिड, या इसी को मिल्क एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिल्क एसिड। और जानते हो क्या होता है? और करके लिखो, और रिएक्शन विथ, किसके साथ? रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3। कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3। कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3। इसी को मिक्स एसिड, इसी को मिल्क एसिड या मिक्सचर ऑफ दिस बोला जाता है। और ध्यान रहे, इसमें HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लेकिन यहाँ पर काम बेस का करेगा। दो एसिड है ना, तो कोई तो एक कम कोई ज्यादा होगा, बराबर नहीं होगा। तो जो कम एसिड होगा वो बेस का काम करेगा। तो देखो इसमें क्या होता है, नाइट्रेट NO2 बनता कैसे, ध्यान से देखो। कंसंट्रेटेड H2SO4 जब डिसोसिएट होता है तो ये बनाता है H प्लस प्लस HSO4 माइनस। कंसंट्रेटेड, कौन? कंसंट्रेटेड। और यही वाला H प्लस HNO3 के पास जाता है, कहा जाता है N डबल बॉन्ड O। इधर क्या है? OH, और यहाँ है O। यही वाला यहाँ H प्लस आता है, और ये H प्लस आकर इसके साथ जुड़ता है। देखो यहाँ H प्लस आया, इसका लोन पेयर OH ने इसको दे दिया अपना। अल्कोहल की रिएक्शन आपको बताया था, बिल्कुल हूबहू वैसी रिएक्शन है। तो N हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O हो गया, और इधर क्या बन गया? OH प्लस। तो क्या बन गया? OH2 प्लस। अच्छा, तो इस HNO3 ने H प्लस एक्सेप्ट किया है कि डोनेट? HNO3 ने H प्लस एक्सेप्ट किया है कि डोनेट किया है? एक्सेप्ट किया। और जो H प्लस एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है? बेस। तो यहां पर ये क्या काम कर रहा है? ये है बेस। किसका काम कर रहा है? बेस का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? बेस का काम कर रहा है।
तो देखो ये H प्लस है, यहाँ बेस, बेस का काम कर रहा है, ये बनेगा। फिर क्या होगा, ये यहाँ से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन लेकर, क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा जानते हो क्या बनेगा, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और यहाँ है प्लस। तो यही आपका अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, यही है आपका अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। क्या है, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया कि नहीं। अब बाकी वाले प्रोसेस सेम है। अब NO2 प्लस आएगा, फिर जुड़ेगा, फिर हाइड्रोजन निकलेगा, फिर जुड़ जाएगा। तो सेम प्रोसेस है, समझ पाए कि नहीं। जो अभी आपको पीछे बताया था ना X प्लस वाले मैकेनिज्म, वही है। बस वहां पर क्या था, इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन किसी और तरीके से होता था, यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर ये पूछा गया एग्जाम में कई बार, HNO2 किसका काम करता है, बताइए HNO2 किसका काम करता है, किसका, किसका काम करता है, बेस का। वो यहाँ पर लिखा है एक्ट्स एज ए बेस, ये कई बार एग्जाम में है, एक्ट्स एज ए बेस। तो NO2 आ गया। अब NO2 बताओ कैसे जुड़ेगा, बेंजीन रिंग में जाके पहले जुड़ जाएगा, फिर अब पता चलेगा कि नॉन एरोमेटिक हो गया, तो हाइड्रोजन फेंक देगा बाहर, फिर NO2 जुड़ा रह जाएगा। ठीक है। अब बताओ अगर एक बार नाइट्रेशन हो गया, फिर से आप नाइट्रेशन कराओ, तो क्या होगा। क्या मैकेनिज्म पूरा लिखने की जरूरत है, वो स्टेप कॉमन है, जैसे X प्लस लाया था ना वैसे NO2 आएगा। वो आपको पूछा भी नहीं जाएगा, बस हाँ ये था जनरेशन कैसे होता है, ये आपको नया था इसलिए बता दिया। तो ये हो गया आपका नाइट्रेशन। अब आप डायरेक्ट ये वाले सवाल करके दिखाओ जरा, क्या क्या है। आप पहले कराओगे हेलोजनेशन, इसके बाद नाइट्रेशन। क्या कराओगे, पहले हेलोजनेशन फिर नाइट्रेशन। तो बताओ पहले हेलोजन आ जाएगा, तो क्या बनाएगा वो, बताओ NO2 कहाँ पर आएगा, कहाँ पर, NO2 कहाँ पर आएगा, ऑर्थो और पैरा पर, क्योंकि हेलोजन्स क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। अगर एक ही बताना होता तो तब पैरा, क्योंकि पैरा वाला मेजर होता है, लेस रिपल्सन की वजह से। तो ये रहा, देखो आपको क्वेश्चन ये है, बेंजीन का आपको क्या कराना है। पहले आप Cl2 इन एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्शन कराओ, इससे बनेगा A। इसके बाद A की रिएक्शन कराना आपको किससे, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3। चलो इसका बता दो, यहाँ B और C बनाया, दोनों बना रहे हैं। चलो ये वाला है मेजर और ये वाला है माइनर, एक आपको मेजर बताइए और माइनर बताइए। बेंजीन का पहले क्या कराना, बताओ पहले क्या, क्लोरीनेशन, इसको बोलते क्लोरीनेशन। Cl कहाँ लगेगा, बताओ Cl कहाँ लगेगा, कहीं भी। फिर नाइट्रेशन, तो बताओ नाइट्रेशन, नाइट्रो NO2 आएगा, कहाँ आएगा, वो NO2 डिसाइड करेगा कि जो पहले से बैठा है वो डिसाइड करेगा, जो पहले से बेंजीन पे लगा है वो डिसाइड करेगा। नहीं तो आधे लोगों को लगता है NO2 मेटा डायरेक्टर होता है, मेटा पे ले जाकर बैठा देंगे, जबकि NO2 पहले से लगा होता तब होता ना डायरेक्टर इफेक्ट, तो तब लगेगा जब होगा पहले से। अभी वही आ रहा है और उसी का आप इफेक्ट लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। Cl पहले लगा है, इसलिए Cl का इफेक्ट आप नोटिस करोगे। यहाँ पर Cl लगा है, Cl ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, तो इसलिए आप अब Cl का इफेक्ट मानोगे। यहाँ Cl रहेगा और यहाँ होगा NO2 और यहाँ होगा NO2 ऑर्थो और पैरा पर। अब बताओ मेजर कौन है और माइनर कौन है, ये वाला क्या है,
अच्छा मेजर तो ऊपर लिखा ही है, ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी। ठीक है, तो हो गया आपका नाइट्रेशन। अच्छा एक चीज और, अगर एक बार नाइट्रेशन करके फिर नाइट्रेशन कराएं तो क्या होगा? कहाँ होगा? मेटा पर। अच्छा बताओ, क्या सेम टेम्परेचर पर वो घटना होगी या कुछ और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा? क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि डीएक्टिवेटर ग्रुप लगा दिया आपने, रिएक्टिविटी घट चुकी होगी। अब उसको कहेगा आप दोबारा एक्टिवेट कराना है तो आप टेम्परेचर बढ़ाओ। यानी दूसरा क्वेश्चन कुछ ये है, बेंजीन का हमने क्या किया है, बेंजीन का क्या किया है, नाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, ये ए बन गया है। दूसरा देखो क्या है, दूसरा क्या है इसका, फिर से कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, इसको आप क्या करोगे, हीट कर दो। तो ये हो गया है बी, क्या हो गया है, बी। अब आप क्या करो, ए और बी बता दो। तो देखो हीट करना पड़ेगा नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा, पहला बताओ क्या है, पहला है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रेशन हुआ है, बेंजीन पर NO2 लगा दो। इसके बाद बताओ अगला, मेटा डायरेक्टर होता है NO2, तो अब यहाँ NO2 प्लस NO2 आ जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रेशन हो गया, हेलोजनेशन हो गया और नाइट्रेशन हो गया। इसके बाद है सल्फोनेशन, तीसरी रिएक्शन, आसान है ये। सल्फोनेशन में जानते हो किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ, बोलिए, रिएक्शन विथ फ्यूमिंग H2SO4, ये नाम से ही पूछा जाता है, फ्यूमिंग H2SO4 और ओलियम, क्या होता है, ओलियम H2H2O7 होता है। एक्चुअली ये मिक्सचर होता है H2SO4 प्लस SO3 का, H2SO4 प्लस SO3 का। कहाँ पे? नहीं वो सिर्फ ऐसे लिखा होगा, वो जो आप बोल रहे हो अगर बताया गया होगा तब आप ऐसा करोगे। ऐसे सिर्फ लिखा होगा तो ये सिर्फ जनरल मेथड है, ये अंडरस्टूड है कि नाइट्रेटिंग एजेंट है ये नाइट्रेशन कराता है, उसमें H2SO4 ज्यादा, HNO3 कम होता है, तो NO2 क्रिएट होता जाएगा और NO2 जाके जुड़ता जाएगा, क्योंकि HNO3 से ही NO2 क्रिएट होता है। तो जब भी आपको ये लिखा गया और कुछ नहीं बोला गया तब क्या करोगे, सीधे आप नाइट्रेशन करा दोगे। क्या कराओगे, कुछ बोला नहीं गया, ये एसिड आपको दिख गया मिक्स्ड एसिड, आप सीधे नाइट्रेशन करा दो। तो अब देखो सल्फोनेशन में क्या कराते हैं, सल्फोनेशन में फ्यूमिंग H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी, या इसी को ओलियम बोलते हैं, ओलियम मतलब H2H2O7। ये एक्चुअली क्या होता है, जब इसको जलाते हैं ना, इसकी वेपर बनाते हैं, वेपर बनाते हैं तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के अंदर से SO3 अपने आप निकलता है। क्या होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 को बॉयल करोगे ना तो SO3 गैस अपने आप बाहर फेंकता हो। तो अगर आप उसमें मिला दो और H2SO4 तो क्या हो जाएगा, वो H2SO4 बचा हुआ और ये SO3 मिला हुआ, दोनों मिल जाते हैं एक साथ, तो ओलियम बन जाता है। इसे बोलते हैं फ्यूमिंग H2SO4, H2H2O7, H2SO4 भी बोलते हैं लेकिन साथ में फ्यूमिंग लिखा होना चाहिए, SO3 प्लस H2SO4 ये बनता है, ये मिक्सचर है। तो ये क्या करता है, ये सल्फोनेशन कराता है। सेम मैकेनिज्म से अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, बताओ, इसमें यही है आपका क्या, इलेक्ट्रोफाइल। ये जो SO3 लिखा है ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब आपको लगेगा कि इलेक्ट्रोफाइल है बट प्लस चार्ज नहीं है, तो मैंने आपको जब इलेक्ट्रोफाइल बताया था ना तब बोला था ऐसा होता है, देखो H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, जब भी कोई जब भी कोई इस पर
अटैक करने वाला होता है तो ये अपना ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा के यहाँ प्लस दिखा देता है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सच में नहीं है लेकिन शो करता है, बताया था आपको इलेक्ट्रोफाइल के टाइम में, पाई इलेक्ट्रॉन तोड़ देता है तो यहाँ प्लस दिखने लगेगा, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर लेता है। तो देखो SO माइनस हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ प्लस रहेगा। अब आपको ये इलेक्ट्रोफाइल जैसा दिखने लगा होगा। एसओ पूछा जाता है इसमें, ड्यूरिंग सल्फोनेशन अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो पीछे देखो लिखवाया था SO3, पहले पेज पर देखोगे ना वहां लिखवाया, ये देखो SO3 शुरुआत में यहाँ लिखवाया था, ये देखो ये SO3 अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से आता है, ओलियम से। और इसमें इसमें पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोफाइल है कैसे, तो आपको यहाँ तो प्लस दिख नहीं रहा, तो पाई इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके प्लस चार्ज क्रिएट कर लेता है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर लेता है। अब जानते हो क्या होगा, बेंजीन रिंग पोलराइज होकर इसी को जोड़ेगी, बेंजीन जो पोलराइज होता है पाई इलेक्ट्रॉन इसी पे जुड़ेगा, फिर नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, फिर दोबारा से एरोमेटिक हो जाएगा। तो SO3 का एडिशन होगा, इसका होगा SO3 का। कराओ जरा क्वेश्चन इस पे, बेंजीन को आप ओलियम से रिएक्ट कराओ। दो दो स्टेप जानते हो क्यों नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि आपको हमने हेलोजनेशन में बता दिया है, वही चीज कॉमन है, कॉपी पेस्ट होगी तो बार बार नहीं लिखा जा रहा। H2SO4 प्लस SO3 से रिएक्ट कराया, बताओ क्या पाओगे, SO3 आएगा, SO3 जाकर जुड़ जाएगा माइनस होकर, तो बन जाएगा SO3H, सल्फोबेंजीन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सल्फोबेंजीन। क्या प्रोडक्ट पाते हैं हम, सल्फोबेंजीन। अच्छा बताओ, मान लो पहले हेलोजिनेशन कराया है देन सल्फोनेशन, तो क्या होगा, आप इसके रिएक्शन Br2 एनहाइड्रस AlCl3 से कराओ, इससे A पाओ, A का नाइट्रेशन करा दो तो इससे मिला है B, ठीक है, और इसका आप सल्फोनेशन करा दो तो इससे मिला है C। अब आप ये ABC बताओ, बेंजीन का नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, सल्फोनेशन, यही तीन आपने पढ़ा अभी, ये तीनों बता दिया। क्या तीनों की मैकेनिज्म अलग अलग है, एक ही है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होना है, बाकी स्टेप कॉमन है, इसलिए एक ही बार आपको बताया। हाँ इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है वो बताया आपको, इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, क्योंकि वही अलग अलग है तो वो बताना पड़ेगा। अब बताओ ये क्या बनाया आपने, देखो एक बार फिर से मैकेनिज्म समझा देता हूँ, ये AlCl3 Br खींच लेगा माइनस, तो Br प्लस क्रिएट हो जाएगा, वो जाके बेंजीन रिंग पे जुड़ जाएगा, फिर उसको पता चलेगा गलती हो गई, एरोमेटिसिटी चली गई, वापस खींचेगा, तो क्या बनेगा, बोलिए, ब्रोमोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बनेगा। Br2 लिया है ना, तो ब्रोमो। अब बताओ नाइट्रेशन होगा, ब्रोमीन कैसा डायरेक्टर होता है, कैसा डायरेक्टर होता है, ऑर्थो पैरा, अच्छा एक ही बताना है तो, हाँ पैरा, तो यहाँ Br रहेगा और यहाँ पर NO2 आ जाएगा। इधर आइए सल्फोनेशन करा दे तो पैरा होगा कि नहीं, पैरा क्या आएगा यहाँ Br और इधर SO3H, ठीक है। तो अच्छा नाइट्रेशन में अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO2 प्लस, सल्फोनेशन में SO3, हेलोजिनेशन में, जल्दी बोलो, हेलोजिनेशन में X प्लस, क्लोरीनेशन में Cl प्लस, ब्रोमिनेशन में Br प्लस। चलो एक सवाल और देते हैं आपको, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, देखता हूँ कितने लोग कर पाते हैं। Br2 Fe से रिएक्ट कराया तो A बना, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमने Br2 सनलाइट से कराया तो B बना, B को KCN से रिएक्ट कराया C बना, इसको हाइड्रोलाइज किया है H2O H
प्लस से, तो इससे टी बना है, टी को SOCl2 से रिएक्ट कराया तो E प्लस F प्लस G बना है। और यहाँ जो KCN से ये इसको पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया, क्या कराया है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, तो इससे H बन गया है। और इसका हमने क्या किया है, अब हमने इसका कराया है नाइट्रेशन, तो इससे H के बाद बना है I। अब आप कोशिश करिए कि सब बता पाओ, जितने अननोन है सब आपसे हो जाए, वो भी विथ लॉजिक, ऐसा नहीं याद नहीं करना। ये सब बता दीजिए। चलिए पहले ए बताओ, ऑर्थो होगा कि पैरा होगा? हाँ एक ही बताना है ना, इसलिए पैरा होगा, तो यहाँ आएगा CH3 और यहाँ आएगा Br। फिर बताओ नाइट्रेशन कराना है, अब एक ग्रुप नहीं दो ग्रुप मिलकर डिसाइड करेंगे, ध्यान समझिए, ये वाला केस अभी पहली बार आया। बी से ए से आई, बताओ CH3 का क्या कहना है, ऑर्थो पैरा, और Br का क्या कहना है, ऑर्थो पैरा। तो आपस में दोनों लड़ेंगे, मेरे ऑर्थो पैरा पर आओ, क्या मेरे ऑर्थो पैरा पर आओ। तो अब बताओ किसका माना जाएगा, किसका? Br ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट भी तो है। आप उसको ऑर्थो पैरा क्यों बोलो, किसकी वजह से? CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन दे रहा है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन उतना नहीं दे पाता है जितना लोन पेयर देगा। आप बताओ CH3 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा किससे कैसे आप बता रहे हो, क्योंकि ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़वा रहा है और Br भी तो बढ़वा रहा है, तभी तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन ज्यादा बढ़वाएगा, CH3 या OH? बताओ CH3 बढ़ाएगा या Br बढ़ाएगा? अभी पीछे दिखवाया था ना, लोन पेयर वाला ज्यादा डोनेट करता है, OH CH3 ज्यादा रिएक्टिव था, तो Br लोन पेयर जल्दी डोनेट करेगा, तो ये ज्यादा एक्टिवेट कर रहा है, इसकी सुनी जाएगी, ये उतना एक्टिवेट नहीं कर रहा होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक में कौन जीतता है बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक में मेसोमेरिक जीतता है। अगर अल्फा H 8 या 8 से ज्यादा होंगे तब जीतेगा, नहीं तो नहीं जीतेगा। तो अब बताओ यहाँ पर किसकी सुनी जाएगी, CH3, यहाँ पर ब्रोमीन का सुना जाएगा। तो ब्रोमीन का कहना क्या है, ऑर्थो पैरा कहेंगे, ऑर्थो तो यहाँ है, पैरा ब्लॉक्ड है, ये भी कहेगा इसका भी पैरा ब्लॉक्ड है, तो ऑर्थो पर आप लगा दोगे, क्या लगाओगे, NO2। चलो यहाँ तो हो गया। अगर मान लो कई बार ऐसा होता है, इसका कहना है मेटा डायरेक्टर हूं मैं, दूसरे का कहना मैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हूँ, तब अभी तो चलो सेम सेम था तो दिक्कत नहीं आई। मान लो अगर ये वाला ऑर्थो पैरा होता, ये मेटा होता, फिर ध्यान समझो, मान लो ये NO2 होता, इमेजिन कर लो ये NO2 होता, ये क्या कहता है, मेरे मेटा पर आओ, ये क्या कहता है, ऑर्थो पैरा। तो उसमें देखते हैं कोई चीज कॉमन बन रहा है क्या, होता ना, कॉमन बन रहा है, तो यहां पर लगाओगे तो इसका मेटा भी हो जाएगा, इसका ऑर्थो पैरा, तब उस केस में ये वाला रास्ता अप्लाई किया जाता है।
यानी अगर दो ग्रुप है आपको तीसरा ना, देखो एक ग्रुप हो बेंजीन में तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसका नेचर आपको पता होगा, पीछे हमने जियोसिम लिखवाया, आप जाकर देख लेना, बहुत सारे ग्रुप लिखे गए। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का एक लिस्ट ही था और मेटा डायरेक्टर का भी लिस्ट था। ऑल एल्काइल, साइक्लो एल्काइल और लोन पेयर हैविंग सबके सब क्या थे, ऑर्थो पैरा। और माइनस आई इफेक्ट वाले सबके सब क्या थे, मेटा डायरेक्टर। तो अब देखो उसमें आपको यही बताया था कि जब दो केस आ जाए दोनों एक ही टाइप के हों तो आप उसमें देखोगे कौन डोमिनेटिंग है उसकी सुनी जाएगी, अगर एक और दोनों अलग अलग हों तो उसमें देखते हो कोई कॉमन पोजीशन मिल रहा हो तो उस पर लगा देते हैं। तो ये हो गया। चलो इधर आ जाओ, यहाँ यहाँ पर बताओ Br2 क्या Fe है, आपको पूरा ध्यान इस पर देना है, इस पर बताओ इसमें क्या हेलोजन कैरियर लिया है, नहीं लिया। जब आप हेलोजन कैरियर, मतलब हेलोजन कैरियर होता है Fe या FeCl3 FeBr3 एनहाइड्रस AlCl3, अगर आपने वो लिया होगा तब रिंग पर आप ब्रोमीन हेलोजन जोड़ोगे, अगर नहीं लिया होगा तो आप रिंग पे नहीं लगा सकते, अब इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ही नहीं। क्या Cl2 Fe Cl2H से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, Cl प्लस बनेगा, नहीं बनेगा, इससे तो फ्री रेडिकल बनेगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन फ्री रेडिकल बनाते हैं। तो यहाँ पर आप कहोगे यहाँ तो Br प्लस बनेगा ही नहीं, जब Br प्लस नहीं बनेगा तो मैं रिंग पे एडिशन नहीं कराऊंगा, ये रेडिकल बनाएगा। अब बताओ जब ये रेडिकल बनाएगा तो इसका कौन सा रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर, ये होगा बेंजाइलिक रेडिकल। क्या होगा, ये वाली रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलती है, तो आपको इसमें स्टेबल फ्री रेडिकल ढूंढना है। यहाँ पर स्टेबल फ्री रेडिकल कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, क्योंकि वो बेंजाइलिक रेडिकल है, इसलिए आप जब Br2H कराओगे ना तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा CH2Br। इसके बाद KCN क्या करेगा, बताओ KCN क्या करेगा, CH2CN, फिर आगे आगे बताओ क्या होगा, आगे क्या होगा, यहाँ पर आएगा CH2COOH, और इधर देखो इसको डार्जन प्रोसेस बोलते हैं, OH के बदले Cl लाता है, क्या आएगा, E क्या होगा आपका PH CH2 COCl, और F और G में किसी को HCl किसी को SO2 मान लो, ये डार्जन्स प्रोसेस है, अभी आगे आएगा। एसिड हो या अल्कोहल हो आप उसको SOCl2 से रिएक्ट कराओ तो SO2 और HCl गैसेस बनते हैं, इसीलिए इसको बेस्ट मेथड कहा जाता है, क्योंकि SO2 HCl ऊपर उड़ जाएंगे, आपका प्रोडक्ट नीचे पूरा प्योर पड़ा रहेगा, तो बनने के बाद प्योरिफिकेशन नहीं करना पड़ता, बन गया, दो गैस है उड़ गए, प्रोडक्ट नीचे पड़ा है, आपको आगे नहीं जाना, आप कहीं प्रोडक्ट प्योर है। बाकी जगह बनता है तो आप कई फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजारना पड़ता है, इसलिए उसमें ऐसा मत सोचो बन गया तो बन गया। कई बार ऐसा होता है ना, आपने ये प्रोडक्ट बना लिया लेकिन वो प्योर नहीं होता, उसको प्योरीफाई करने में अभी 10 स्टेप आगे लगाने पड़ेंगे, इसमें ऐसा नहीं होता, इसलिए इसको बेस्ट मेथड बोलते हैं। आगे आप पढ़ोगे तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्या करता है, CHO नहीं CONH2, भूल गए आप लोग, CH2CONH2 ये बन जाएगा। तो ये सारे अननोन हो गए। बताओ क्या क्या बताया आपको, बेंजीन एडिशन शो करता है, बताओ बेंजीन एडिशन शो करता है, नहीं नहीं, क्यों नहीं करता है, एरोमेटिसिटी चली जाएगी, एरोमेटिक नेचर को प्रिजर्व करने के लिए। फिर कौन सी रिएक्शन शो करता है, बताओ सब लोग, कौन सी रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उसकी रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनसाइड द रिंग, अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करके जल्दी रहेगा, ज्यादा तेज रिएक्शन होगी, और अगर आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो रिएक्टिविटी घट जाएगी। ठीक है, फिर आपको होता है हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सब क्या इसी के एग्जांपल है। सबके अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल बताया और मैकेनिज्म भी बताया, कॉमन है। पहला स्टेप क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल आकर रिंग पे जुड़ता है शॉर्ट टाइम के लिए, फिर दूसरा स्टेप एरोमेटिसिटी को वापस रिस्टोर करता है, तो एट द एंड क्या पता चलता है, हाइड्रोजन निकल गया, उसके बदले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला स्टेप देखो क्या है। इसके बाद 3 रिएक्शन हो गई ना, अब लिखो आप फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फोर्थ।
क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या बोलते हैं इसको, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो आप यहां लिख लो रिएक्शन विथ आर एक्स, रिएक्शन विथ आर एक्स इन एनहाइड्रस AlCl3, इन एनहाइड्रस AlCl3। तो आप देखो इसमें भी ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, क्या होगा यहाँ देख लो, आर एक्स AlCl3 से रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करता है वही आपको देखना है। ये एक्स यहाँ पर इसको खींच लेता है यहाँ से, इससे बनता है आर प्लस, प्लस देखो क्या होगा, प्लस AlCl3 माइनस, और यहाँ होगा एक्स। तो देखो आर प्लस हो गया, ये बन गया आर प्लस। जब बनेगा बताओ केटायन रीअरेंज हो सकता है कि नहीं, केटायन जब बनता है तो रीअरेंज होता है कि नहीं। हाँ तो वो प्रॉपर्टी यहाँ लगाएगा, कार्बोकेटायन कैन बी रीअरेंज्ड, कार्बोकेटायन कैन बी रीअरेंज्ड। तो जैसे देखो आप क्या हो रहा है, पहला एग्जांपल एक, इसको आप रिएक्ट कराओ इसके साथ, CH2Cl, और यहाँ पर क्या है, एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3। तो देखो क्या होगा, ये Cl खींचेगा भाई, यहां से आप Cl खींचो, यहां पर प्लस बना दो। तो कीटैन क्या पाया आपने बताइए, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन पाया होगा। क्या पाया होगा, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। तो ये रीअरेंज करेगा या नहीं, नहीं। तो बेंजीन रिंग में कौन आकर जुड़ जाएगा, यहां से जुड़ेगा जहां प्लस चार्ज है। ऐसा नहीं कि एक मेंबर कम कर दो आप, ये प्रोडक्ट होगा। तो केटायन आपको बनाना है, फिर डायरेक्ट केटायन जब बन जाएगा रीअरेंज करो, जोड़ दो बेंजीन से। चलिए इतना हो गया, अगली क्लास में आगे। अब इसमें 10 ही 15 मिनट लगेगा इसको पूरा होने में, फिर हेलो एल्केन हेलो एरिन शुरू हो जाएगा। अभी देखना पड़ेगा उसमें क्या है, या ऐसा करो 5 मिनट पढ़ लो और तो ये खत्म हो जाए। ठीक है, तो अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। केटायन देखो यहाँ बनेगा, उसको रीअरेंज करके चिपका देना बस बेंजीन रिंग में। अब एक एसाइलेशन का लिख लो बस, कौन सा, एसाइलेशन में एसाइल केटायन बनता है। लिख लो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बेंजीन की रिएक्शन जानते हो किससे कराते हैं, RCOX के साथ, मतलब RCOCl के साथ, और साथ में एनहाइड्रस AlCl3 हो, तो ये एसाइल केटायन बनाता है। और एसाइल केटायन अभी आपको बताया था रीअरेंज नहीं होता, क्यों, क्योंकि O का लोन पेयर साथ में है बैकअप के लिए, बैक बॉन्डिंग है। तो इसलिए अब आप बेंजीन पे क्या करोगे, डायरेक्ट, डायरेक्ट जहां प्लस है ना वहीं से जोड़ोगे हम, COR, इसी को एसाइलेशन बोलते हैं। आप इसके बदले, इसके बदले देखिए क्या, किसके बदले, RCOCl के बदले आप एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, RCOOCOR, और साथ में क्या है, एनहाइड्रस AlCl3।
तो ये यहां से देखो, जैसे Cl गुड लिविंग ग्रुप है निकल जाता है, ऐसे ये पूरा ग्रुप लिविंग ग्रुप बन जाता है। RCOO Cl माइनस के जैसा एक्ट करता है गुड लिविंग ग्रुप की तरह। RCO प्लस, यहाँ भी वही केटायन बनेगा RCO। तो इससे आपको बन जाएगा बेंजीन रिंग पर देखो क्या, देखिए COR, इसी को बोलते हैं एसाइलेशन। एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट होगा? बोलिए क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पर बैक बॉन्डिंग हो रही होती है। तो एल्काइलेशन और एसाइलेशन भी आपको बता दिया, यही प्रोसेस है। बस आपका ये रिएजेंट PSCOCl ले लिया, PSCOBr ले लिया, यहाँ देखो R1R2 ले लिया, ध्यान से समझो, यहाँ R1 या R2 है, दोनों का मिक्सचर बन जाएगा। क्योंकि ये वाला लिविंग ग्रुप होगा तो ये एसाइल केटायन, ये लिविंग ग्रुप होगा ये वाला तो ये केटायन, तब दोनों ऑप्शन रहेंगे, तब मिक्सचर बनेगा। मेजर कौन सा होगा, उसमें कौन सा एसाइल केटायन ज्यादा स्टेबल होगा? मान लो ये मिथाइल है और एक इथाइल है, यहां से समझो ये मिथाइल है और एक में इथाइल है, तो इसका 3 अल्फा H है, उसका 2 है, तब उसमें आप देखोगे 3 वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो वही वाला मेजर हो जाएगा। ठीक है, तो तब बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज हो गई। क्या क्या? बेंजीन एडिशन शो नहीं करता है, क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन कराता है। कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक। तो सब हो गया। तो आप देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी पूरा हो गया। अभी इसके जो कुछ थोड़ी एक दो रिएक्शन बची है, गामाजीन बनता है, वो आप क्लोरीन से डार्क में रिएक्ट करा दो हाई टेम्परेचर प्रेशर पर, तो सारे हैच हट जाते हैं, वहां क्या लग जाता है? उसको गामाजीन या क्या बोलते हैं? BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बस वही एक दो रिएक्शन है, वो आपको किसमें, हाँ उसको हेलो एल्केन, अभी अगला चैप्टर हेलो एल्केन है, उसमें आ जाएगा। तो आपका पहला चाहिए वाला चैप्टर अब हो गया, कौन सा? हाइड्रोकार्बन। चलिए ठीक है। अब आप इसमें जो बुक आपको बताया है ना, उससे आप सवाल लगा लो, आसान है, सब हो जाएगा धीरे धीरे। एल्केन के सवाल अब आप पूरे कर लेना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, चारों।